विद्युत विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालय, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थाओं के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रण कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है, किस विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होता है, वह कौन सा कारक है जो किसी विद्युत परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इसी अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अथवा उसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। विद्युत धारा और परिपथ, हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहुत बहते हुए जल में, नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, तो उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जब हम जानते हैं कि किसी टार्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, तो टार्च बल्ब को दीप्त करने के लिए आवश्यक आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करता है। हमने यह भी देखा है कि टार्च तभी प्रकाश देती है जब किसी स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टार्च की स्विच ऑफ कर दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो बल्ब दीप्त नहीं करता। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय t से नेट आवेश Q प्रवाहित होते हैं, तब उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। I = Q/T 12.1 विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम C है, जो लगभग 6×1018 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों की तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक, जिसे एम्पियर कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 के नाम से फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात एक एम्पियर = 1 कूलाम/1 सेकंड। अल्प परिणाम की विद्युत धारा को मिलीमीटर 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर = 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। विशेषतः जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, उसके परिणाम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चित्र 12.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर, एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और अमीटर से होकर प्रवाहित होती हैं। एक सेल, विद्युत बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख है। देखिए, ये कुंजी हो गया, I करंट फ्लो कर रही है, ये यहाँ पे ± अमीटर लगा है। जब किसी विद्युत तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट में प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की हम ज्ञात कीजिए। वी नो दैट, या हम जानते हैं कि I = 0.5 एम्पियर, T = 10 मिनट, यानी सेकंड में चेंज कर देंगे तो 600 सेकंड। समीकरण 12.1 से Q = IT, तो I की जगह पर 0.5 A × 600 सेकंड यानी 300 कूलाम है। प्रश्न, विद्युत परिपथ क्या अर्थ है? विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यह भी जानिए, तार के भीतर आवेश के प्रवाह कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है। आप सोचते होंगे कि निम्न
ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजारने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। परंतु यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा करते हैं जैसे कि वे निर्वात में हों। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थानों में आवेश की गति से बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई अस्थायी धारा प्रवाहित होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्रारूपिक कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत तार प्रवाहित हो रही हो, इसे अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 mm/s कोटिंग की पाई गई है। फिर ऐसा क्यों कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है? ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत तार प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली है, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं? विद्युत विभव और विभवांतर वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रभावित करता है? आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इस पर विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाब अंतर बन जाए जो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार पर आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसे उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं जो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी इक्वल किया गया का W बट्टे आवेश Q भी इक्वल W/Q 12.2 इक्वेशन। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है जिसे इटली के भौतिक विज्ञान अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत परिपथ धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम, अर्थात 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स 12.3। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं पर पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। उदाहरण 12.2 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया? विभवांतर भी इक्वल टू 12 वोल्ट दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण Q बराबर 2 कूलम है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य समीकरण 12.2 के अनुसार भी इक्वल टू W इक्वल टू V इंटू Q अर्थात 12V इंटू 2C अर्थात 24 जूल। प्रश्न, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरे की विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यह कहना का क्या तात्पर्य कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजारने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ये प्रश्न कर लेंगे। विद्युत परिपथ आरेख, हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा चित्र 12.1 में दिखाया गया एक सेल अथवा एक बैटरी एक प्लग कुंजी विद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्राय ऐसी व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्यतः उपयोग में आने वाले कुछ
वैद्युत अयों को निरूपित करने वाले ऋण प्रतीक दिए गए हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अयों के प्रतीक क्रम संख्या अयव और प्रतीक। विद्युत सेल एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ थोड़ा बड़ा, एक तरफ छोटा। विद्युत बैटरी अथवा सेल का संयोजन, बैटरी सेम इसी तरह विद्युत सेल की तरफ एक प्लस, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, खुली या प्लग कुंजी अथवा स्विच, बीच में डॉट नहीं है तो खुली कुंजी, बंद कुंजी अथवा प्लग कुंजी अथवा स्विच, बीच में डॉट। तार संधि, तीन तारों की आपस में जो बिना संधि किए तार क्रॉसिंग के लिए बीच में फोल्ड या मोड़ा हुआ थोड़ा सा। विद्युत बल्ब या ऐसे दोनों प्रतिरोध, एक दो तीन ऐसे वर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। एमीटर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में वोल्टमीटर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में भी। ओम के नियम, किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है। आइए क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप 12.1 चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा नाइक्रोम का तार XY, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर और 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो जोड़िए। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु लीजिए। ऊपर प्लस भी और माइनस भी जोड़ दिए। 4 बैटरी सेल हैं। नीचे XY तार, बीच का रजिस्टेंस, वोल्ट मीटर इधर लगा दिया, वोल्ट मीटर ऊपर और के कुंजी लगा दिया गया। ओम के नियम का अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ। सबसे पहले परिपथ को विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में नाइक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक आई, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी लीजिए। इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए और नाइक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपयुक्त चरणों को पहले 3 सेलों और फिर 4 सेलों में परिपथ में पृथक लगाकर दोहराइए। विभवांतर भी तथा विद्युत धारा आई के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V/I परिकलित कीजिए। V/I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इसके ग्राफ को प्राकृतिक परीक्षण कीजिए। संख्या, परिपथ से जुड़े सेल, नाइक्रोम के तार परिपथ, नाइक्रोम के तार विभवांतर और V/I ग्राफ खींच सकते हैं। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकरण में V/I ग्राफ चित्र से 12.3 में के अनुसार में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/I एक नियत अनुपात है। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। इस विद्युत परिपथ में धातु के तारों के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इक्वेशन 12.4, अथवा V/I इक्वल्स टू नियतांक इक्वल्स टू R, अथवा V इक्वल्स टू IR 12.5 इक्वेशन। ये दिखा रहेगा विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ। 0.1 धारा पे आप देख सकते हैं 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0। तो ये धारा आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। नाइक्रोम तार के लिए भी VI ग्राफ सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर रैखिक बढ़ता है। यही ओम का नियम है। समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा में ओम के रूप में निरूपित करते हैं। ओम का नियम के अनुसार R इक्वल्स टू V/I, इक्वेशन 12.6। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है, अर्थात 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर। समीकरण 12.5 में यह संबंध भी प्राप्त हो सकता है। I इक्वल्स टू V/R, इक्वेशन 12.7। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा
को घटना या बढ़ना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत क्रियाकलाप 12.5 एक नाइक्रोम तार, एक टार्च, एक बल्ब, 10 वाट का बल्ब तथा एक एमीटर 0 से 5 एम्पियर परिसर, एक प्लग कुंजी तथा एक संयोजी तार लीजिए। 4 सेलों प्रत्येक 1.5 वोल्ट का तथा एक श्रेणी क्रम में एमीटर से संयोजन करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल XY छोड़कर एक परिपथ बनाइए। परिपथ XY छोड़ दी, बीच में खाली रिक्त स्थान, एमीटर लगा दीजिए जिसे प्लस माइनस और 3 बैटरी लगा दीजिए। कुंजी लगा दीजिए। नाइक्रोम का तार लीजिए। 10 वोल्ट का बल्ब ले लीजिए। टार्च बल्ब ले लीजिए। अंतराल XY में नाइक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कर लीजिए। कुंजी लगाइए। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर कीजिए। ध्यान दीजिए कि परिपथ में धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। नाइक्रोम तार के स्थान पर अंतराल XY में टार्च बल्ब को परिपथ से जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए। अंतराल XY में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न हैं। उपरोक्त परीक्षण एक संकेत देते हैं। आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का परीक्षण कीजिए। इन परीक्षणों का विश्लेषण कीजिए। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है, तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इसी प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति इसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सम साइज का वह है जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्रियाकलाप 12.3 एक सेल, एक एमीटर, L लंबाई का एक नाइक्रोम तार जैसे चित्र 1 में चिन्हित किया गया है तथा एक प्लग कुंजी चित्र 12.5 में दिखाए अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग तार लिए गए हैं। के कुंजी, एक एमीटर और एक बैटरी उन कारकों जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है का अध्ययन करने के लिए विद्युत परिपथ। अब प्लग में कुंजी लगाइए। एमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। इस नाइक्रोम तार को अन्य नाइक्रोम तार से प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान परंतु लंबाई दोगुनी हो, अर्थात 12 लंबाई का तार लीजिए जिस चित्र 12.5 में 2 से चिन्हित किया गया है। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार को समान लंबाई L के नाइक्रोम के मोटे तार 3 से चिन्हित कीजिए। इसे प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। नाइक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार चित्र 12.5 में इस पर चिन्ह 4 बना है परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए कि यह तार नाइक्रोम के तार जिस पर 1 चिन्हित है के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक उपकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतराल को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक तार की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ में यह समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में विभिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.5 से 12.7 के अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप
यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू L, R इनवर्स प्रोपोर्शनली टू 1/A। 12.8 और 12.9 समीकरण को 12.8 और 12.9 को संयोजित करने पर हम प्राप्त करते हैं कि R इनवर्स प्रोपोर्शनली R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, अर्थात R इक्वल्स टू रो L/A। 12.10 इक्वेशन, जहाँ रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ की अभिलाक्षण गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोट की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी 12.5 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन यानी दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि समानांतर विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। सारणी 12.2 में 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर में चालक। सिल्वर के लिए 1.6 × 10⁻⁸ होता है। कॉपर के लिए 1.62 × 10⁻⁷, एल्युमिनियम के लिए 2.63 × 10⁻⁸, टंगस्टन के लिए 5.20 × 10⁻8 होता है। निकेल के लिए 6.84 × 10⁻8 होता है। आयरन के लिए 10.0 × 10⁻8 होता है। क्रोमियम के लिए 12.9 × 10⁻8 होता है। मरकरी के लिए 94.0 × 10⁻8 होता है। मैग्नीज के लिए 1.84 × 10⁻6 होता है। मिश्र धातु कंसनट्रेंट के लिए 49 × 10⁻6 होता है। कॉपर तथा निकेल का मिश्र मैग्नीज 44 × 10⁻6 होता है। कॉपर मैग्नीज तथा निकेल का मिश्राधात नाइक्रोम 100 × 10⁻6 होता है, जिसमें निकेल क्रोमियम मैग्नीज तथा एफिक का मिश्र धातु होता है। विद्युत रोधी कांच के लिए 10⁻10 से 10⁻14 तक होता है। कठोर के लिए 10⁻13 से 10⁻16 होता है। एवोनाइट के लिए 10⁻15 से 10⁻17 होता है। डायमंड के लिए 10⁻12 से 10⁻13 होता है। कागज सूच के लिए 10⁻12 होता है। आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन उपमानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट की स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत प्रतिरोध हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? हमने दिया गया है V = 220 वोल्ट, R = 1200 वोल्ट। समीकरण 12.6 के अनुसार विद्युत धारा I = V/R, तो V 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई प्रतिरोध 1200 अर्थात 0.18 ओम एम्पियर। हमें दिया गया V = 220 वोल्ट, R = 100 ओम तथा समीकरण 12.6 में विद्युत धारा I = V/R, तो V की वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइड बाई 100 अर्थात 2.2 एम्पियर। 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं में अंतर पर ध्यान दीजिए। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? हमें दिया गया है कि विभवांतर V = 60 वोल्ट विद्युत धारा I = 4 एम्पियर ओम के नियम के अनुसार R = V/I 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर अर्थात 15 ओम। जब विभवांतर बढ़कर 120 वोल्ट किया जाता है तब विद्युत धारा I = V/R अर्थात 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 ओम अर्थात 8 एम्पियर। अर्थात जब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर हो जाता है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार
का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस तार पर धातु के प्रतिरोधकता क्या है? इस सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थों की भविष्यवाणी कीजिए। हमें दिया गया है तार का प्रतिरोध R = 26 ओम, व्यास D = 0.3 mm अर्थात 3 × 10⁻⁴ मीटर तथा तार की लंबाई L = 1 मीटर। तो समीकरण 12.10 में दिए गए धातु की प्रतिरोधकता ρ = RA/L, R एक जगह πd², IL आपका हो गया, D की जगह रख दिया तो 4L हो गया। मान को पश्चात रख दीजिए वहाँ पे, तो ρ = 1.8 × 10⁻⁶ ओम मीटर। इस प्रकार दिए गए तार की धातु की 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोधकता 1.8 × 10⁻⁶ ओम मीटर है। सारणी 12.2 में हम देखते हैं कि मैग्नीज की वैद्युत प्रतिरोधकता का मान यही है। दिए गए पदार्थों की किसी L लंबाई तथा A मोटाई तार के प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है? प्रथम तार के लिए R1 = ρL/A अर्थात 4 ओम, द्वितीय तार के लिए R2 = ρL/2 / 2 तो 1/4 ρL/A अर्थात 1/4 R1 होगा। 1/4 × 4A अर्थात 1 ओम, अतः नया तार का नया प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रश्न कर सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना से घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है? विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्री के तापन शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। आयरन Fe, मरकरी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथ के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किसी प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्रायः प्रतिरोधों को विविध संयोजन देखते हैं, इसलिए हम यह विचार करना है कि प्रतिरोधों के संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों के पारस्परिक संयोजन करने वाली दो विधियां हैं। 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा गया। प्रतिरोधकों को इस संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है। R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में है। ये अमीटर हो गया। 3 बैटरियां लगा दी गई श्रेणी क्रम में। कुंजी A1 I धारा प्रवाहित कर दिया गया। ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। चित्र 12.7 में प्रतिरोधकों को ऐसा संयोजन दिखाया गया जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदु X तथा Y के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधकों को इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम कहते हैं। 12. ये पार्श्व वाले समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम संयोजित देखा R1, R2, R3 समांतर क्रम है। भी बोल्ट लगा दिया गया जो कि ये भी समांतर में हमेशा होता है बोल्ट था। इसमें 3 बैटरी लगा दी गई, 1 एम्पीयर अमीटर लगा दिया गया है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध। जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनकी तुलना प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 12.4 विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। 12.6 में दिखाए गए अनुसार इन्हें एक बैटरी तथा एक अमीटर, एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधों का उपयोग कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलापों के लिए 6 वोल्ट की बैटरी का उपयोग में ला सकते हैं। कुंजी को एक प्लग में लगाए तथा अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप अमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मानों में कोई अंतर पाते हैं? आप यह देखेंगे कि अमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में अमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि
प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन में परिपथ में हर भाग में वैद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्रियाकलाप 12.5 क्रियाकलाप 12.4 में चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन के सिरों के बीच x y के बीच वोल्टमीटर लगा दीजिए। प्लस माइनस V1 R1 के बीच, इसी तरह V2 R2 के बीच, V3 R3 के बीच 3 बैटरी लगा दीजिए, की कुंजी लगा दिया, मीटर लगा दिया, करंट फ्लो कर दीजिए। परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए और वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हम श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए कि यह भी है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। प्लग से कुंजी निकालिए तथा वोल्टमीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्टमीटर को चित्र 12.8 में दिखाए अनुसार पहले प्रतिरोध के सिरों X तथा P के बीच जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोध के बीच के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि यह V1 है। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि ये मान क्रमशः V1 V2 और V3 V1 V2 V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। आप यह देखेंगे कि विभवांतर भी अन्य तीनों विभवांतर V1 V2 V3 के योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम के संयोजन के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, अर्थात V1 + V2 + V3 समीकरण 12.11। मान लीजिए कि यह चित्र 12.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा V से I है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध आरोहों के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिससे परिपथ में जोड़ने पर इनके सिरों के विभवांतर V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने के लिए हमें प्राप्त होता है V = IR 12.12। तीन प्रतिरोधों को पृथक पृथक ओम के नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम प्राप्त होते हैं V1 = IR1 अर्थात 12.13A, V2 = IR2 12.13B, V3 = IR3 12.13C। समीकरण 12.11 से IR = IR1 + IR2 + IR3 अर्थात R equivalent = R1 + R2 + R3 12.14। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उस संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है, और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध भी विशिष्टिगत प्रतिरोधों के प्रतिरोध से अधिक होता है। उदाहरण के लिए 12.7 एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए गए अनुसार संयोजित कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। 4 ओम अलग से लगा दीजिए और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए। I धारा प्रवाहित कीजिए, बल्ब लगा दीजिए और मीटर लगा दीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित एक विद्युत लैंप तथा 4 ओम का एक प्रतिरोध का सॉल्यूशन। विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 दे रखा है 20 ओम, श्रेणी क्रम में संयोजित करके संयोजित चालक का प्रतिरोध R2 = 4 ओम, अतः कुल प्रतिरोध R = R1 + R2 अर्थात 20 + 4 = 24 ओम। दो बैटरियों के टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर 6 वोल्ट है। अब ओम के नियम के अनुसार लगा दी प्रवाहित में विद्युत धारा I = V/R इक्वलेंट या RS करते हैं तो 6 वोल्ट / 24 अर्थात 0.25 एम्पियर। विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम के नियम का पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त करते हैं। V1 = 20 ओम × 0.25 एम्पियर अर्थात 5 वोल्ट तथा चालक सिरों के बीच के विभवांतर प्राप्त होता है V2 = 4 ओम × 0.25 एम्पियर = 1 वोल्ट। अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित करने पर पथ में 0.25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध R होगा तो R = V/I तथा 6 वोल्ट / 0.25 अर्थात 24 ओम। यह श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ये दोनों परिपथों के योग के बराबर है।
प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए तथा इसमें 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी तथा 5 प्रतिरोध तथा 8 प्रतिरोध तथा 12 प्रतिरोध का एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एक प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधों को प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 वोल्ट ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। अमीटर और वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? पार्श्व में संयोजित प्रतिरोध या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध। आइए अब 12.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के संयोजन अथवा बैटरी के पार्श्व या समांतर में संयोजित 3 प्रतिरोधों की व्यवस्था करते हैं। क्रियाकलाप 12.6 3 प्रतिरोधों जिनकी क्रमशः R1 R2 R3 एक समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन XY बनाइए। चित्र 12.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी तथा एक प्लग कुंजी तथा एक अमीटर में संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व में एक वोल्टमीटर भी संयोजित कीजिए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान I है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इसमें पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी, इसकी जाँच प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों का पृथक पृथक वोल्टमीटर संयोजित करके की जा सकती है। चित्र 12.11 देखिए। 12.10 में दिखाया गया 3 बैटरी अलग ले लीजिए, अमीटर लगा दीजिए और R1 LM1 के बीच R1, PQ के बीच R2, ST के बीच R3 प्रतिरोध लगे हैं और वोल्ट मीटर इन दोनों के समांतर में लगे हैं। ये 11 में दिखा रखा है कि वोल्ट R1 के बीच लगा दीजिए, अमीटर R1 के बीच खींचे, PQ R2, ST के बीच R3 और I1 करंट, I2 करंट, I3 कुंजी से प्लग निकालिए। परिपथ से एमीटर तथा वोल्टमीटर निकाल लीजिए। चित्र 12.11 के अनुसार एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए। इस प्रकार R1 R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रमशः I1 I2 है। I1 I2 I3 में क्या संबंध है? यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं की योग के बराबर होता है। I=I1 + I2 + I3 12.15 में इक्वेशन। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व या समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है। तो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन या समांतर पर ओम के नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि I=V/RP 12.16। प्रत्येक प्रतिरोधों पर ओम के नियम लागू करने पर हम प्राप्त करते हैं कि I1 = V/R1, I2 = V/R2 एंड I3 = V/R3 12.1। समीकरण 12.15 और 12.17 से हम प्राप्त करते हैं कि RP = V/R1 + V/R2 + V/R3 अर्थात V सब में बराबर कैंसिल कर दीजिए। 1/RP अर्थात R पैरेलल हो गया = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 12.18। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व या समांतर में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्पन्न प्रतिरोधकों के व्युत्पन्नों के योग के बराबर होता है। चित्र 12.10 के परिपथ आरेख मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इनके 12 वोल्ट की बैटरी की संयोजित कीजिए तथा प्रत्येक प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ के कुल प्रतिरोध के प्रति R1 दे रखा है 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर V = 12 वोल्ट। प्रत्येक दृष्टिगत प्रतिरोधों के बीच सिरों के बीच विभवांतर इतना ही है। अतः प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। R1 में से प्रवाहित विद्युत धारा I1 = V/R1, I1 = 12 वोल्ट / 5 ओम = 2.4 एम्पियर। R2 से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 = V/R2 अर्थात I2 = 12 वोल्ट / 10 = 1.2 एम्पियर। R3 से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I3 = V/R3 अर्थात I3 = 12 वोल्ट / 30 ओम = 0.4 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I = I1 + I2 + I3 अर्थात 12.4 + 12 1.2 + 0.4 एम्पियर अर्थात 4 एम्पियर। समीकरण 12.18 से कुल प्रतिरोध RP का मान इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। 1/RP = 1/5 + 1/10 + 1/30 = 1/3 अर्थात RP = 3 ओम। उदाहरण 12.9 चित्र 12.12 में R1 = 10 ओम, R2 = 40 ओम, R3 = 30 ओम, R4 = 20 ओम, R5 = 60 ओम है तथा प्रतिरोधों के विन्यास को 12 वोल्ट से
संयोजित किया गया है। परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करना है। चित्र 12 में श्रेणिक तथा पार्श्व या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन को दर्शाया विद्युत परिपथ है। R1 R2 R3 R4 R5 तक ही है एम्पियर और करंट फ्लो। मान लीजिए कि पार्श्व क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों का R1 R2 को इस तुल्य प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R' है द्वारा प्रतिस्थापित करने पर इस प्रकार हम पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधों R2 R3 R4 तथा R5 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 12.19 का उपयोग करके हम प्राप्त करते हैं तथा 1/R' = 1/10 + 1/40 = 5/40 अर्थात R' 8 ओम। इसी प्रकार 1/R' = 1/30 + 1/20 + 1/60 = 6/16 अर्थात R" 10 ओम। इस प्रकार कुल प्रतिरोध R = R' + R" अर्थात 18 ओम मिल गया। विद्युत धारा का मान परिकलित करने के लिए ओम के नियम का उपयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं I = V/R अर्थात 12 वोल्ट/T डिवाइडेड बाई 18 ओम अर्थात 0.67 ओम। हमने देखा है कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहता है। इसी प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों का विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 12.3 देखिए, श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ के अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यदि आपने त्योहार, विवाह, उत्सव आदि पर भवनों की सजावटों में बल्ब की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा है तो अपने बिजली मिस्त्री के परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए यह देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्ब को ढूंढने में सभी बल्ब की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है और इसके विपरीत पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत संचितों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.8 के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब संधारित्रों के प्रतिरोधों भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। प्रश्न, जब 1 ओम तथा 10⁶ ओम, 1 ओम, 10⁻³ ओम या 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी तुल्य प्रतिरोधों का संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उससे विद्युत स्थिति के प्रतिरोध क्या होगा। जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतने ही विद्युत धारा लेता है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्थिति से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन की कुल प्रतिरोध 4 ओम भी 1 ओम हो। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से A अधिकतम, B न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत सेल के भीतर होने वाली इस रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति स्थापित करती है। हमने भाग 12.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यही ऊर्जा कहाँ चली जाती है। विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुए स्रोत की पंखुड़ियों को घुमाने में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा में उत्पन्न
करने में खर्च होता है, जो संधारित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसका परीक्षण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा में रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोध पर विचार कीजिए, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो। मान लीजिए कि इसमें विषयों के बीच विभवांतर भी चित्र 12.12 में मान लीजिए कि इसमें समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य भी Q है। अतः स्रोत के समय t में भी Q ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निर्वेशित शक्ति भी P = VQ/T अर्थात VI 12.19 अर्थात समय t से स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा VIT के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोध में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H = VIT अर्थात 12.20 ओम के नियम समीकरण पर लागू करने पर हमें प्राप्त होता है कि H = I² RT 12.21। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, पहला, दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, तीसरा, उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत संधारित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो संबंध भी I = V/R के द्वारा उस संधारित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण 12.21 का उपयोग करते हैं, अर्थात RV + XY शुद्ध प्रतिरोध विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा होती है। उदाहरण 12.10 किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत का वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों उप प्रकरणों में विद्युत धारा का प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। समीकरण 12.19 से हम यह जानते हैं कि निवेशित शक्ति P = VI। इस प्रकार विद्युत धारा I = P/V। जब तापन की दर अधिकतम हो तब I = 840 वाट / 220 वोल्ट अर्थात 3.84 एम्पियर। इस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R = V/I अर्थात V 220 वोल्ट / 3.82 एम्पियर अर्थात 57.60। जब तापन की दर निम्न है तब I = 360 वाट / 220 वोल्ट = 1.64 एम्पियर तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R = V/I अर्थात 220 वोल्ट / 1.64 A अर्थात 13.1.5। उदाहरण 12.11 किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। H = 100 जूल, R = 4 ओम, T = 1 सेकंड भी बताना है आपको। तो समीकरण 12.21 से हम प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा I प्राप्त होती है। I = √H/RT अर्थात √100/4 × 1 अर्थात 5 एम्पियर। समीकरण 12.5 से प्रतिरोधक के सिरे बीच विभवांतर भी है तो V = I है तो 5 × 4 अर्थात 20 वोल्ट। प्रश्न, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उद्दीप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम्ब आवेश का स्थानांतरित करने पर ऊष्मा उत्पन्न परिकलित कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत इस्त्री 5 ओम विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा के अवश्यभावी परिणाम हैं। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत रोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के ताप
पर आधारित एक सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। बल्ब के तंतु में उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसें भरी जाती हैं, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभोग ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा संधारित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनमें प्रभावित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तारों का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार विद्युत धातु के सिरों वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थों को कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमति विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि होती है। इसी विद्युत स्थिति के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोग करती है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं। 1000 वाट 220 वोल्ट बराबर 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर के अनुमातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 12.21 में हम किसी विद्युत परिपथ में उपभोग अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P = VI अर्थात P = I² R अर्थात V²/R। समीकरण 12.22 किसी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है या उस युक्ति द्वारा उपभोग शक्ति जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 विभवांतर पर प्रचलित किया जाता है। इस प्रकार 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर अर्थात 1 वाट एम्पियर 12.23। वाट शक्ति का छोटा मात्रक अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा की मात्रा वाट घंटे है। जब WH कहते हैं, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट आवर है, जिसे सामान्यतः बोलचाल में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट = 1000 वाट × 3600 सेकेंड अर्थात 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड अर्थात 3.6 × 10 जूल। यह भी जानिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब अथवा विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत संधारित्रों से इलेक्ट्रॉनों की गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? P = VI 220 × 0.5 अर्थात 110 जूल पर सेकेंड या 110 वाट। 400 वाट अनुमति का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसमें 30 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा 400 × 8 घंटे प्रतिदिन गुणे 30 दिन अर्थात 96,000 वाट घंटे यानी 96 किलो वाट घंटा। इस प्रकार 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने में उपयुक्त कुल ऊर्जा का मूल्य 96 किलो वाट घंटा × 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 288 रुपये आ जाएगा। प्रश्न
विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। आपने क्या सीखा। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करने के लिए हमें किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट भी में मापते हैं। प्रतिरोध का एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओम का नियम किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु ये शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिलोम निर्भर करता है और उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना है। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समुच्चय को तुल्य प्रतिरोध आरपी निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। W = VIT। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। जबकि 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपयुक्त शक्ति 1 वाट होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट kWh है। 1 किलोवाट = 3600000 जूल यानी 3.6 × 10⁶ जूल होता है।